नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम परमार राजवंश की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम तक मैंने आपको परमार वंश के जो वन लाइनर राजा थे कनकपाल से लेकर, और जो कनकपाल, जगतपाल, लखनपाल, विजयपाल, इन सब के बारे में बता दिया था। इनमें से 2-3 राजा आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपने पढ़ा था कि जगतपाल जिसका पहला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, लखनपाल जिसकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, अनंतपाल जिसका धारशिल अभिलेख संबंधित है। तो वन लाइनर जितने राजा थे वो हमने पढ़ लिए थे, और मैंने बोला था जो परमार वंश का जो शुरू का इतिहास है वो थोड़ा सा गर्भ है, वो हमें सिस्टमेटिक नहीं मिलता है। ठीक, तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं सीधे परमार वंश के बीच वाले राजा हमने जो कर दिए वन लाइनर वो कर लिए, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आज से जो बड़ा राजा जो शुरू कर रहे हैं, जो विस्तृत ढंग से हम पढ़ेंगे, वो 37वें राजा से हम पढ़ेंगे, और 37वां राजा था आपका अजयपाल। देखो, गढ़वाल में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है उनमें से एक है आपका अजयपाल, क्योंकि यही गढ़वाल का पहला राजा होगा जो परमार राजवंश की सीमाओं का विस्तार करेगा, गढ़वाल को एक करेगा। मतलब पहला ऐसा राजा जिसका डंका पूरे गढ़वाल में बजा, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बजा। तो इसीलिए जो अजयपाल है उसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है ना। तो आज हम केवल एक ही राजा पढ़ने वाले हैं, वो है अजयपाल, क्योंकि इसके बाद फिर छोटे छोटे राजा आएंगे, क्योंकि अजयपाल से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अजयपाल। इसमें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां जो आपको ध्यान रखनी है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज अजयपाल। तो सबसे पहले अजयपाल का जो टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है। 1490 से 1519 तक ये गढ़वाल का राजा रहेगा। इसका क्रम याद रखना, ये जो अजयपाल है ये आपका 37वें नंबर का राजा है। 37वें नंबर का ये राजा है। ठीक है, तो क्रम जो इसका आएगा 37वें नंबर का ये राजा है। और याद रखना, परमार राजाओं के विषय में जो हम फॉलो करते हैं, परसों भी आपको बताया था, जो अंग्रेज विद्वान है बैकेट की सूची को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसने परमार राजवंश के राजाओं की सूची बनाई है। तो ये बैकेट एक विद्वान है, इन बैकेट विद्वान की सूची को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अजयपाल को। बड़े अच्छे से इसे समझना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो अजयपाल था वो गढ़वाल का 37वें नंबर का राजा था। ठीक है, अगली बात इसमें ध्यान रखना, पहले वन लाइनर देख लो इसमें। अगली बात इसमें ध्यान रखना कि ये जो अजयपाल था इसे गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का जो वास्तविक संस्थापक है वो हमारा अजयपाल है। ठीक है, देखो, संस्थापक जब पूछेगा कि परमार राजवंश का संस्थापक कौन है या गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा कनकपाल। पर अगर वो ये जोड़ देगा कि गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजयपाल। देखो, जब आपने कनकपाल को पढ़ा था या उससे पहले जो राजा पढ़े थे वो एक सीमित क्षेत्र तक सीमित थे, है ना। वो केवल चांदपुर गढ़ तक सीमित थे, एक गढ़ तक सीमित थे, कोई कहीं सीमित था। अजयपाल ने क्या किया, ये चांदपुर गढ़ से बाहर निकला और इसने पूरे जो चांदपुर गढ़ में जो परमार वंश था उसको पूरे गढ़वाल में फैलाया, है ना। तो इसीलिए अजयपाल को हम गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, अगली बात याद रखना, इस अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। क्यों कहते हैं, अभी कंपेयर करेंगे उसको अशोक के साथ। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का जो अशोक है वो हम अजयपाल को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना पहला क्वेश्चन, गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वो अजयपाल। पहले इसका क्रम याद रखना, कौन से नंबर का राजा है गढ़वाल का, 37वें नंबर का ये राजा है गढ़वाल का। इसको वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं। और गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले की जो परमार राजवंश का पहला पार्ट है उसको जरूर देखिए, क्योंकि सीक्वेंस से चलोगे, जब पार्ट से चलोगे तभी राजा समझ में आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला पार्ट में आपको बता चुका हूं। एक कवि आपने याद रखना है, इनका नाम है कवि भरत। एक विद्वान है आपके जिनका नाम है कवि भरत। तो इन कवि भरत ने या भरत कवि ने एक किताब लिखी है, इस किताब का नाम है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य, ये आगे पढ़ेंगे आप भरत कवि के बारे में, किसके दरबार में थे, कहां से आए थे, क्या इनका इतिहास है। तो इन भरत कवि ने परमार राजवंश के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मानवोदय काव्य। तो इस मानवोदय काव्य में देखना, इस मानवोदय काव्य में अजयपाल को, इस मानवोदय काव्य में अजयपाल को गढ़वाल का कुबेर, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का भीम और गढ़वाल का कृष्ण कहा गया। मतलब इन सब से तुलना की गई है अजयपाल की, कहां, मानवोदय काव्य में। ध्यान रखना,
मानवदय, अगर पूछेगा कि कवि भरत ने मानवदय काव्य में अजयपाल की तुलना किस किस से की है, तो तुलना किस किस से हुई है? गढ़वाल का कुबेर इसे कहा है, गढ़वाल का युधिष्ठिर इसे कहा है, गढ़वाल का भीम इसे कहा है, गढ़वाल का कृष्ण इसको कहा गया है। ठीक है, बाकी गढ़वाल का जो अशोक है ये तो सबने कहा ही है इसको। इसके अलावा मानवदय काव्य आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगली आपने एक किताब याद रखनी है जो एक इंग्लिश राइटर की है, और बहुत, जैसे मैंने परसों पहली क्लास में आपको बताई थी, गुलदस्त तवारिक कोह ए टिहरी गढ़वाल, जो मियां प्रेम सिंह की किताब थी, वो आपके एग्जाम में भी आई थी। तो ऐसी छोटी छोटी किताबें जो आपसे पूछ लेता है, तो आज भी आप एक किताब याद करके जाएंगे यहां से। जैसे पिछली बार गुलदस्त तवारिक कोह एक टिहरी गढ़वाल आपने याद करी थी मियां प्रेम सिंह की। आज आपको एक किताब याद रखनी है, उसका नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। क्या किताब का नाम? हर लेक्चर में, हर क्लास में मैं आपको एक एक किताब रटवाता चला जाऊंगा, उन किताबों को आप याद रखेंगे। पिछली बार मैंने बोला था आपको गुलदस्त तवारिक कोह ए टिहरी गढ़वाल मियां प्रेम सिंह की किताब है। आज की किताब जो आपने याद करनी है वह है आपका गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ बहुत अच्छे से याद कर लेना, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। कनफटा योगीज ये आपकी गोरखनाथ संप्रदाय के ऊपर, इसमें भी आपको अजयपाल का जिक्र मिल जाएगा। तो किताब का नाम याद रखना, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। किसकी ये किताब है? तो याद रखना, ये किताब के राइटर हैं जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स। ध्यान रखना कौन है इस किताब के राइटर, जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स। तो एक किताब आज याद कर देंगे आप, इस किताब का नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। दो किताबें आपको याद हो गई। मानवदय काव्य आपको ऑलरेडी पहले से याद है, कवि भरत ने लिखी है मानवदय काव्य। दूसरी किताब आपने नोट कर ली, गुलदस्त तवारीख कोह ए टिहरी गढ़वाल मियां प्रेम सिंह की ये किताब है। और तीसरी किताब आपने आज याद कर ली, इस किताब का नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये किसकी किताब है? तो जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स। ठीक हो गया, इसमें भी आपको अजयपाल की जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ अजयपाल के वन लाइनर में क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखना, अजयपाल गढ़वाल का 37वें नंबर का राजा है। अगली बात याद रखना, गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कनकपाल ही है, पर वास्तविक शब्द अगर जोड़ देगा तो वास्तविक संस्थापक आपका अजयपाल है। अगली बात याद रखना, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो वह है अजयपाल। कवि भरत ने अपनी किताब मानवदय काव्य में इसकी तुलना कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और कृष्ण से की है। और अगली किताब याद रखना, इस किताब का नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये किसकी किताब है? तो जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स की ये किताब है जो गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगली बात याद रखना, एक और किताब याद रखना, इस किताब का नाम है सांवरी ग्रंथ। इस किताब का नाम है सांवरी ग्रंथ। तो याद रखना, सांवरी ग्रंथ में ये गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित है, तंत्र मंत्र पर आधारित एक किताब है। तो लिखना, याद रखना, इस सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में भी आ गया है कि आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपका कौन? अजयपाल। और इसको आदिनाथ कहां कहा गया है? तो आदिनाथ इसको कहा गया है सांवरी ग्रंथ में। सांवरी ग्रंथ किस चीज से संबंधित है? तो ये तंत्र मंत्र की किताब है, तंत्र मंत्र की किताब है। किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गोरखनाथ, हिंदू का ही है, गोरखनाथ संप्रदाय से किताब संबंधित है। ठीक है, इसके राइटर आपको याद नहीं, क्योंकि इसको असेंबल किया गया, इकट्ठा किया गया है, तो राइटर रहने देना इसके। तो इतना आप इससे याद कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, तो फटाफट से याद रखना। गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक अजयपाल, गढ़वाल का अशोक अजयपाल, मानवदय में इसकी काव्य कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और कृष्ण की गई है। दो किताबें यहां पे लिख ली, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स की किताब है। और सांवरी ग्रंथ, सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। सांवरी ग्रंथ किस चीज से संबंधित है? तो तंत्र मंत्र की किताब है, और इसमें ही अजयपाल को क्या कहा गया है? आदिनाथ कहा गया है। तो ये अजयपाल के बारे में हमने मोटी मोटी चीजें देख ली जो वन लाइनर में बढ़ती हैं। अब अजयपाल को हम डिटेल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यहां पे उठाएंगे कि गढ़वाल का अशोक इसको क्यों कहा जाता है। यहीं से हम 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस बात को उठाते हैं कि गढ़वाल का अशोक इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लिया होगा आपने, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाफट से इसको कॉपी कर लो। अगली बार फिर हम अजयपाल के बाद के जो राजा हैं, सहजपाल, बलभद्र शाह, मानसा, श्यामसा, इन सबको पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी
4-5 पार्ट में परमार वंश आपका खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस आपको लगातार कंटिन्यूस वीडियो देखनी है, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो पहली बात मैंने आपसे बोली थी कि अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। अब भाई इसकी कंपेयर जब अशोक से हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ अशोक जैसे काम किए होंगे। अशोक मौर्य राजवंश का जो अशोक है, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। मौर्य साम्राज्य मगध जो आप पढ़ते हो उसी में आप अशोक को पढ़ते हो। तो जल्दी से अशोक और इसका कंपेयर हम कर लेते हैं कि क्यों इसको गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, ठीक है। तो पहला हम अशोक यहां पे लिख लेंगे अशोक, यहां पे आप लिख लेंगे अशोक और यहां पे लिख लेंगे अजयपाल। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, अजयपाल को अशोक से कंपेयर कर लेते हैं कि ऐसे क्या काम किया अजयपाल ने जिसके कारण उसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। तो पहली बात अशोक में देखो, जो अशोक था, अशोक के बारे में आपको पता है, आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए वीडियो लाई जाएगी उसके लिए भी। तो अशोक ने क्या किया था, जैसे आपने पढ़ा है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। 16 महाजनपद उनकी राजधानियां, तो 16 महाजनपद थे। अशोक ने क्या किया है, इन 16 महाजनपदों को इकट्ठा करके या इनको जीतकर क्या किया था, एक अखंड भारतवर्ष बनाने का सपना देखा था। पहली बार किसी राजा ने, इसीलिए भारत को, अशोक जो है आपका, या चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें भारत का पहला सम्राट भी कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारत को क्या किया, एक करने की कोशिश करी। तो याद रखना, अशोक ने क्या किया, संपूर्ण भारतवर्ष बनाने का सपना देखा या संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश करी। इसने अखंड भारतवर्ष का सपना देखा या एक किया, इसने संपूर्ण भारतवर्ष को एक किया, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसने अपना साम्राज्य को फैलाया, ठीक। वैसे ही अजयपाल ने क्या किया, तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय में गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे, 52 गढ़ हुआ करते थे। अगर आपने नरेंद्र सिंह नेगी का गाना भी सुना होगा, वीर भड़ू को देश 52 गढ़ों को देश, तो हमारे यहाँ गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ का मतलब समझ लो राज्य, छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे और इनकी जो संख्या थी वो 52 थी। तो इस अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को जीतकर, ये अजय, तभी तो मैंने बोला कि इसे गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसने इन 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ राज्य बनाया, एक गढ़ राज्य बनाया। सारे 52 गढ़ जीतकर इसने एक गढ़ राज्य बनाया और स्वयं को गढ़पति कहा। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शायद यहीं से फिर एक शब्द निकला जिस शब्द का नाम है गढ़वाल, ठीक। कुछ विद्वान ये मानते हैं, पर कुछ ये मानते हैं कि मूलाराम ने सबसे पहले गढ़वाल शब्द का यूज किया था, मूलाराम ने। पर कुछ विद्वान ये मानते हैं क्योंकि अजयपाल ने क्या किए थे, सारे गढ़वाल के 52 गढ़ जीत लिए थे, उन 52 गढ़ों को जीतकर उसने एक ही गढ़ राज्य बनाया, तो उसे ही गढ़वाल कहा गया। तो पहली बात प्रूव हो गई, जैसे भारत ने संपूर्ण भारत को, जैसे अशोक ने पूरे भारत को एक किया, वैसे ही गढ़वाल ने पूरे अजयपाल ने पूरे गढ़वाल को एक किया। मतलब इसने सारे 52 गढ़ जीतकर एक गढ़ राज्य बनाया और स्वयं को गढ़पति, तो एक और नाम मिल गया आपको, गढ़पति। तो अगर आपसे पूछता है गढ़पति किसे कहा जाता है, तो वो अजयपाल ही है। तो पहली बात हमने प्रूव कर ली, दोनों ने एकीकरण का काम किया। अगली बात पे आ जाओ, अशोक ने एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का नाम था, अशोक ने एक युद्ध लड़ा, इस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा वाला पार्ट है आपको, उसका आप कलिंग कहते हैं। तो अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, इस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। ये युद्ध अशोक ने सिर्फ हाथियों के लिए लड़ा था, हाथी प्राप्त करने के लिए, और ये इतना खतरनाक युद्ध था कि कहा जाता है, भले अशोक इस युद्ध को जीत गया था, पर कहा जाता है कि जब अशोक इस युद्ध क्षेत्र में जाता है और देखता है कि वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, है ना, तो अशोक का मन क्या हो गया, युद्ध से खिन्न हो गया। तो उसने धम्म नीति छोड़कर धम्म नीति अपना ली। अशोक के शिलालेखों में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखना, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया। इसने कसम खा ली कि आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, ठीक। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध न करने की कसम खाई। वो इतना द्रवित हो उठा, इतना उसे गिल्ट हो गया अपने अंदर कि उसने इसके बाद कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक, और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म में लगवा दिया, उसके धर्म में प्रचार प्रसार में लगा दिया, ठीक। अब देखो कि अजयपाल ने क्या किया। तो अजयपाल ने क्या किया,
कि 51 गढ़ तो इसने जीत लिए। कुछ गढ़ को डराकर, कुछ पर आक्रमण करके, कुछ ने खुद ही समर्पण कर दिया, क्योंकि बहुत भयंकर राजा था, बलशाली राजा था, है ना। तभी तो युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम से इसकी तुलना की जा रही है। 51 गढ़ तो बड़े आराम से जीत लिए इसने, अजयपाल ने। एक गढ़ को जीतने में इसको दिक्कत हो रही थी, और वो गढ़ था आपका उप्पूगढ़। तो अजयपाल ने एक युद्ध लड़ा, इस युद्ध का नाम था उप्पूगढ़ का युद्ध। ये उप्पूगढ़ का जो युद्ध हुआ, ये उप्पूगढ़ अब डूब चुका है। इसे सिराई के नाम से आप जानते थे टिहरी गढ़वाल में, अब ये जब डैम बना तो डूब चुका है ये उप्पूगढ़। इस उप्पूगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था कप्फू चौहान। इसका नाम था कप्फू चौहान, ठीक। तो जैसे अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, वैसे ही अजयपाल ने एक युद्ध लड़ा, इस युद्ध का नाम था उप्पूगढ़ का युद्ध। तो 51 गढ़ों के जो राजा थे वो तो अजयपाल ने जीत लिए, किसी ने आत्मसमर्पण कर लिया, कोई डर के मारे आ गया, किसी के साथ इसने युद्ध किया। एक गढ़ को ये नहीं जीत पाया, उसका नाम था उप्पूगढ़ का युद्ध। अब सोचो आप, ये कितना बलशाली राजा है जिसने सारे गढ़ों को जीत लिया है, और एक छोटा सा गढ़ वो नहीं जीत पा रहा है, ना इसका राजा समर्पण करने के लिए तैयार हो रहा है। तो फाइनली एक युद्ध होता है, इस युद्ध को कहा जाता है उप्पूगढ़ का युद्ध। उप्पूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो कप्फू चौहान और अजयपाल की सेना के बीच हुआ। याद रखना, यहां उप्पूगढ़ के युद्ध में कप्फू चौहान का जो सेनापति था, कप्फू चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था देबू, ठीक। सेनापति का नाम क्या था? देबू। कप्फू चौहान और उसका सेनापति देबू, ठीक है। तो देखो, अब अजयपाल की सेना आई और उप्पूगढ़ से उसकी सेना आई, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में कप्फू चौहान की जो छोटी सी सेना रहेगी वो अजयपाल की सेना के छक्के छुड़ा देगी। मतलब एक टाइम ऐसा आने वाला था कि आज कप्फू चौहान जीत भी सकता था, पर क्योंकि कप्फू चौहान के पास छोटी सी सेना है, कब तक तो वो लड़ते, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि एट लास्ट में कप्फू चौहान घिर गया सैनिकों से, ठीक है। और इसका जो सेनापति था देबू, इसने ये सोचा कि अब जो कप्फू चौहान है वो बच नहीं पाएगा, और ये देबू क्या करता है, उप्पूगढ़ जाकर ये सूचना दे देता है वहां कि कप्फू चौहान क्या हो गया, मारा गया, जबकि कप्फू चौहान मारा नहीं गया था। तो ये सुनकर वहां की जितनी औरतें थी, उप्पूगढ़ की सारी औरतें, उन्होंने जौहर कर लिया। ये कहानियां चलती हैं, अब कितनी सच्चाई है नहीं है, पर क्योंकि इतिहासकारों ने लिखा है इस बारे में, तो ध्यान रखना, वो आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं बस बता रहा हूं आपको कि जब देबू ने ये सूचना उप्पूगढ़ पहुंचाई कि अब कप्फू चौहान मर गया है, तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी औरतें थी उप्पूगढ़ की, सबने क्या कर दिया, जौहर कर दिया। जौहर क्या होता है वो आपने राजस्थान में देखा है कि जब पति युद्ध क्षेत्र में मारा जाता था तो औरतें अपनी इज्जत की रक्षा के लिए क्या करती थी, जौहर कर देती थी, एक सामूहिक चिता बनाती थी और सारी औरतें उसमें जल जाती थी। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जौहर की घटना आपको परमार राजवंश में कहां देखने को मिलती है, या जौहर जैसी घटना कहां को देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना अजयपाल के टाइम में उप्पूगढ़ के युद्ध में, ठीक। अब कप्फू चौहान वहां से जब घर पहुंचता है, ठीक है, बच बुचा के जब घर पहुंचता है, राज्य में देखता है कि सारी औरतों ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, ठीक है। अब अजयपाल को जब ये बात पता चलेगी कि कप्फू चौहान बच चुका है वहां से और उप्पूगढ़ पहुंच गया है, तो अजयपाल अब स्वयं आएगा। और कहा जाता है कि जब अजयपाल उप्पूगढ़ पहुंचता है, ठीक है, तो कप्फू चौहान तो वैसे ही पूरा घायल हो चुका है, ऊपर से पूरी जो राज्य की औरतें थी उन्होंने जौहर कर लिया है। तो जब उप्पूगढ़ के इस राजा को, कप्फू चौहान को पकड़ा जाता है जयपाल के द्वारा, और अपने सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि कप्फू चौहान की गर्दन काट दो तुम बस, और इसकी गर्दन ऐसे काटना कि जब इसकी गर्दन कटे तो मेरे चरणों में गिरे इसकी गर्दन, ठीक। और कहा जाता है कि जब कप्फू चौहान की गर्दन काटी गई तो इसने इस झटके से झटकी अपनी गर्दन की, तब भी वो अजयपाल के चरणों में नहीं गिरी। तो ये देखकर अजयपाल को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने सिर्फ एक गढ़ को जीतने के लिए इस पूरे गढ़ को इसका विनाश कर दिया, और इतना वीर आदमी की मैंने हत्या कर दी। तो इसीलिए इसे वीर कप्फू चौहान के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे वीर कप्फू चौहान के नाम से जाना जाता है। तो ये सब देखकर अजयपाल ने क्या किया, उसने भी कसम खा ली कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं करूंगा। तो देखो हो गया प्रूफ। दूसरी बात भी, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद ये कसम खाई कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और अजयपाल ने उप्पूगढ़ के युद्ध के बाद ये कसम ले ली कि मैं क्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। तो दो बातें हमने प्रूव कर ली। पहली बात, संपूर्ण भारत को एकीकरण किया अशोक ने, अजयपाल ने पूरे गढ़वाल का एकीकरण किया, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने की घोषणा करी।
अजयपाल ने उप्पुगढ़ का युद्ध करा और इस युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने की घोषणा करी। उप्पुगढ़ का युद्ध याद रखना, उप्पुगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अजयपाल की सेना, क्योंकि सेना तो अजयपाल की है, तो अजयपाल और कप्पू चौहान। तो आपसे पूछ सकता है कि कप्पू चौहान कहां का गढ़पति था? तो वो गढ़पति था कहां का, या किस गढ़ का राजा था? तो उप्पुगढ़ का। इसके सेनापति का नाम याद रखना देबू, और कहीं पूछ ले कि जौहर की घटना आपको कहां देखने को मिलती है, तो उप्पुगढ़ में या अजयपाल के शासनकाल में। ठीक है, तो दो बात हमने प्रूव कर दी। ठीक, अगली बात ध्यान रखना कि इस युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद, जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, याद रखना इसके जो दादाजी थे अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और शिक्षा उपगुप्त से ली थी। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, इसके जो दादाजी हैं अशोक के, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम समय में, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, वो जैन वाले या बौद्ध वाले हैं। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध न करने की घोषणा करी और बौद्ध धर्म अपना लिया। अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल ने यहां पर गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया। ये हिंदू धर्म का है, गोरखनाथ संप्रदाय अपना लिया। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर लिया कि जो अजयपाल है उसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ठीक है, तो तीन बातों से हमने प्रूव किया। पहली बात, अशोक ने पूरे भारत का एकीकरण किया। अजयपाल ने सारे 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ राज्य का निर्माण किया। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने की घोषणा करी। अजयपाल ने उप्पुगढ़ का युद्ध लड़ा, उप्पुगढ़ के युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने की घोषणा करी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अजयपाल ने आपके क्या किया? गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया। तो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि इसीलिए इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये इसकी कहानी हो गई गढ़वाल के अशोक की। ठीक है, अगली कुछ बातें हैं जो वन लाइनर में आपको याद रखनी है। वो बातें आपको जो अजयपाल के बारे में याद रखनी है वो क्या क्या हैं? तो कुछ इसके शासन प्रशासन के काम हैं। दूसरा मेन है इसका राजधानी परिवर्तन। तो याद रखना, अभी तक इनकी राजधानी जो आपने पढ़ी थी वो थी आपकी चांदपुरगढ़, है ना। पहली राजधानी जो आपने परमार राजवंश की पढ़ी थी वो थी आपकी चांदपुरगढ़। तो अब आपने ध्यान रखना है कि अजयपाल ने जो राजधानी थी वो परिवर्तन कर दी। तो राजधानी अजयपाल ने कब परिवर्तन की, ये पेपर में आया था। तो 1512 में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ बनाई। देवलगढ़, ये श्रीनगर के बगल में हुआ देवलगढ़। तो पहले राजधानी बनेगी देवलगढ़ में, ठीक, श्रीनगर के नजदीक, और फिर ये राजधानी शिफ्ट करेगा 1517 में, वो करेगा श्रीनगर। तो याद रखना, आपसे पूछेगा चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ या चांदपुरगढ़ से श्रीनगर राजधानी लेकर कौन आया था? तो आपका आंसर क्या होगा? अजयपाल। अभी तक राजधानी कहां थी? चांदपुरगढ़। तो परमार राजवंश की पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ कनक काल के टाइम। अजयपाल के टाइम राजधानी पहले देवलगढ़ आई और फिर देवलगढ़ के बाद कहां शिफ्ट हुई? श्रीनगर शिफ्ट हुई। ठीक है, तो 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर। याद रखना, इस देवलगढ़ में इसने अपना महल बनवाया, देवलगढ़ में इसने अपना महल बनवाया तथा अपनी कुल देवी, तो याद रखना गढ़वाली राजाओं की या परमार राजवंश की कुल देवी क्या थी? तो वो थी राज राजेश्वरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राज राजेश्वरी। तो अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी का इसने क्या करा? मंदिर बनवाया। ठीक, तो देवलगढ़ में क्या किया इसने? देवलगढ़ में इसने क्या क्या किया? पहला तो अपने लिए एक महल बनाया, एक राजप्रसाद बनाया, और दूसरा इसने अपनी कुल देवी जिसका नाम था राज राजेश्वरी, उसका इसने मंदिर बनवाया। याद रखना, राजधानी परिवर्तन किया। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, जिसने राजधानी श्रीनगर और देवलगढ़ लेके आया वो अजयपाल है। अगली बात है, इसने एक महल बनाया, एक राजप्रसाद का निर्माण किया, और दूसरा अपनी कुल देवी जिसका नाम है राज राजेश्वरी, उसका मंदिर बनवाया इसने। कहां? देवलगढ़ में। अगली बात याद रखना अजयपाल से कि गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किया भाई साहब ने, गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किया। तो आपसे पूछेगा कि गढ़वाल की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया? तो गढ़वाल की सीमाओं का सबसे पहले निर्धारण करने वाला राजा भी कौन है? आपका अजयपाल है। ठीक हो गया। अगली बात याद रखना, इस अजयपाल ने पाथा नामक एक मापक प्रणाली चलाई, पाथा। ठीक, जो आजकल गढ़वाल में यूज होता है चावल नापने के लिए, शादी वादी में आपने देखा होगा, एक पाथा चावल, एक पाथा दाल। तो ये पाथा नामक जो पैमाना है किसने शुरू किया? अजयपाल ने। पर हुआ क्या?
अजय पाल ने जब पाथा शुरू किया तो वहां पर दिक्कत क्या आई पाथा शुरू करने में, कि पाथा शुरू करने में लोगों को पता नहीं था कि पाथा कितने का होगा, तो इसलिए सब अपने अपने ढंग से इसको यूज कर रहे थे। तब अजय पाल ने एक सरकारी पाथा निकाला, एक सरकारी पाथा शुरू किया इसने, और उस सरकारी पाथे का नाम था धुली पाथा। धुली पाथा। तो आपसे पूछेगा कि सरकारी पाथा, धुली पाथा, पाथा क्या है? नापने के लिए है ना, जैसे 1 किलो 2 किलो नापते हैं वैसे पाथा। तो सरकारी पाथे का नाम क्या था? वो था धुली पाथा। तो एक उसने फिक्स कर दिया, भाई इतने किलो का पाथा होगा, इतने उसका नापने का होगा। तो पाथा प्रणाली पूछेगा तो अजय पाल ही, और धुली पाथा शुरू किया। तो धुली पाथा क्या था? ये सरकारी था, है ना, ये अजय पाल का खुद का था। ठीक हो गया। याद रखना धुली पाथा नामक इसने क्या किया? प्रणाली का शुरुआत भी। अगला याद रखना, गढ़वाल में इसने सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू करी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरोला ब्राह्मण प्रथा। तो देखो, सरोला ब्राह्मण प्रथा आपसे पूछेगा किसने शुरू करी, तो वो अजय पाल था। सरोला ब्राह्मण क्या होते थे? तो देखो, पहले तक क्या होता था, जो आर्मी होती थी, जो सेना होती थी, उसमें सबके अलग अलग रसोइये चलते थे, है ना। इससे सेना में एकता नहीं बन पा रही थी। तो इसने क्या किया? एक नई ब्राह्मण जाति बनाई जो सबके लिए खाना बनाएगी सेना में। ठीक है, वो रसोइया जिसे बोलते हैं ना। आजकल गांव में आपने देखोगे पर्टिकुलर गांव वाले होते हैं जो आपके क्या करते हैं, जैसे आप टिहरी में चले जाओ तो बागी मठियाण गांव आपके हो गए, है ना, जहां के स्पेशल क्या होते हैं? आपके रसोइये होते हैं। तो इन्हीं रसोइयों को कहा गया सरोला ब्राह्मण। ठीक है, सरोला ब्राह्मण क्या करते थे? पूरी सेना के लिए खाना बनाते थे। एक ही आदमी अब खाना बनाएगा। तो याद रखना, सरोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत किसने करी? तो वो प्रथा की शुरुआत किसने करी? आपके अजय पाल ने। ठीक हो गया। अगली बात याद रखना, इस अजय पाल ने अपनी सेना को नगद वेतन न देकर क्या करी? उन्हें वेतन में भी भूमि प्रदान करी। ठीक, और एक भूमि आपको यहां पर दिखेगी, इस भूमि का नाम था यथेष्ट भूमि। इस भूमि का नाम था यथेष्ट भूमि। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि यथेष्ट भूमि क्या थी, तो ये वीरों को दी जाने वाली भूमि थी। वीरों को दी जाने वाली भूमि। कोई सैनिक है, उसने वीरता का काम कर दिया तो उसे यथेष्ट भूमि, जो भूमि सरकारी दी जाएगी उसे यथेष्ट भूमि कहते थे। जैसे आप उधर पढ़ोगे आप रौत भूमि, चंद राजवंश में पढ़ोगे आप रौत भूमि। तो वीरों को, वीर सैनिकों को जो भूमि राजा की तरफ से दी जाती थी, चंद राजवंश में उसे रौत भूमि बोलते थे, और गढ़वाल राजवंश में उसे यथेष्ट भूमि कहते थे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि देवलगढ़ में इसकी पद्मासन, उसमें एक चित्र भी लगा हुआ है या मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो ये था आपका गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक, जिसका नाम था अजय पाल। अब कुछ अगर इसमें बातें छूट गई होंगी तो लास्ट में जब हम इसको खत्म करेंगे, मतलब सारे परमार वंश खत्म करेंगे, वहां पे वन लाइनर का एक क्लास चलाऊंगा, वहां वन लाइनर में लिखवा दूंगा मैं सारी चीज। ठीक है, तो आज यहीं तक रख रहे हैं। अजय पाल क्योंकि बड़ा राजा था, इंपॉर्टेंट राजा था, तो अजय पाल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। इसका रिविजन कर लेना। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो पहली वाली वीडियो देख लें। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, है ना, जो कि आप लाइक करते हो तो YouTube उस चीज को फिर आगे करके सपोर्ट करता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, अगले उसमें हम 3 या 4 राजा हम एक साथ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगी शायद उस दिन गणतंत्र दिवस हो, तो 73वें गणतंत्र दिवस की आपकी बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र से याद रखना कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखना। और गणतंत्र आपसे पूछेगा कि भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि ऐसा देश जहां पर कोई भी पद क्या ना हो, वंशानुगत न हो। वंशानुगत मतलब यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो हकदार होगा। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की, संविधान की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।